Dear students, today I will talk about introduction to plant breeding. पादप प्रजनन का परिचय। तो ये आपकी इंट्रोडक्टरी क्लास है। तो सबसे पहले पादप प्रजनन क्या होता है, प्लांट ब्रीडिंग क्या होता है। एज द नेम सजेस्ट, ब्रीडिंग मतलब कुछ चीजों का तैयार होना। तो नाउ plant breeding is defined as changing the biological makeup of plant or crops to increase their yield and usefulness using various plant breeding methods. सामान्य तरीके से हम कह सकते हैं कि फसल पौधों का बायोलॉजिकल मेकअप को बदलना ताकि उससे इंक्रीज ऑफ यील्ड की बढ़ाई जा सके या फिर उनकी उपयोगिता को बढ़ाया जा सके। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि प्लांट ब्रीडिंग इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ चेंजिंग द ट्रेड्स ऑफ प्लांट्स इन ऑर्डर टू प्रोडक्ट डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। स्लीपर एंड पोहलमैन 1995। ये बहुत ही क्लासिकल एग्जाम्पल है स्लीपर एंड पोहलमैन के द्वारा, और ये जो परिभाषा है बहुत ही चर्चित है। प्लांट ब्रीडिंग को या फिर पादप प्रजनन को कला और विज्ञान माना गया है, जिससे पौधों के गुणों में हम बदलाव लाते हैं और एक डिजायर्ड प्रोडक्ट की तैयारी होती है, तैयार किया जाता है। इसको आगे विस्तार से समझाऊंगा। प्लांट ब्रीडिंग इज अ जेनेटिक इंप्रूवमेंट ऑफ प्लांट फॉर ह्यूमन बेनिफिट। मतलब प्लांट ब्रीडिंग एक आनुवांशिक जो है उन्नति है प्लांट्स की, ताकि वो मनुष्य के उपयोग में आ सके, बेनिफिट में आ सके। लास्ट डेफिनेशन जो है, प्लांट ब्रीडिंग इज अ साइंस बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक्स एंड साइटोजेनेटिक्स, और इट एम्स एट इम्प्रूविंग द जेनेटिक मेकअप ऑफ द क्रॉप प्लांट्स। मतलब प्लांट ब्रीडिंग या पादप ब्रीडिंग एक विज्ञान है जो कि आनुवांशिकता के सिद्धांत पे बेस्ड है, और इसका महत्वपूर्ण जो एम है वो जेनेटिक मेकअप को बढ़ाना है। नाउ कमिंग टू दिस पॉइंट कि प्लांट ब्रीडिंग आर्ट कैसे है और साइंस कैसे है। तो पादप प्रजनन में कला की जो बारीकियां हैं वो क्या है कि किसी भी ब्रीडर या प्रजनक की एबिलिटी या योग्यता क्या है कि वो डिस्टिंक्शन कर सके, किसके बीच में कर सके, अच्छे या बुरे कैरेक्टर्स के बीच में वो डिस्टिंक्शन कर सके या चुनाव कर सके, अच्छा गुण कौन सा है, बुरा गुण कौन सा है। जैसे शैटरिंग। शटरिंग मतलब बीजों का झड़ना, या वर्सेस नॉन शटरिंग, बीजों का नहीं झड़ना। तो यदि हम दो ऐसे जाति देखते हैं पौधे के जिसमें एक के बीज झड़ जाते हैं और बीजों को जमीन में गिरा दिया जाता है, जबकि दूसरे गुणों में बीज नहीं झड़ते हैं, तो हम अगर अगर हम नॉन शटरिंग कैरेक्टर को चुनते हैं तो वो हमारी एक कला है कि हमने ऐसे कैरेक्टर को चुना है जो बीजों को रोक सकती है और पौधों की उपज क्षमता को बढ़ाती है। उसी तरीके से मोर टिलरिंग, ज्यादा कलिकाएं निकलना, कल्ले निकलना, या लो टिलरिंग, ये भी एक कला है आपकी। तो ये जो सिलेक्शन की स्किल है, इसमें कोई विशेष जो है साइंटिफिक फैक्ट्स नहीं होता, मतलब इस पर कोई अनुमान कहना चाहिए, वैज्ञानिक कोई तथ्य इसमें निर्धारित नहीं होते हैं जिससे हम सिलेक्शन करते हैं। सिलेक्शन जो है वो प्योरली जो है आपके उपयोग के बेस पे रहता है कि हमको कौन सा उपयोगी लग रहा है। अब आती है विज्ञान की बात। तो पादप प्रजनन जो है वो विज्ञान कैसे है। तो जैसे जैसे मेंडल के लॉ आए, इनहेरिटेंस लॉ की जानकारी हुई और जेनेटिक रोल क्लियर हुआ कि जीन्स का जेनेटिक रोल क्या हुआ, तो इसके बाद में ये आसान हो गया किसी भी डिजायरेबल ट्रेट्स को एक पौधे या एक जाति से दूसरे जाति में ट्रांसफर करना संकरण के माध्यम से, या फिर बायोटेक्नोलॉजिकल अप्रोच के माध्यम से, म्यूटेशन पॉलीप्लॉइडी के माध्यम से। तो इस तरीके से जो है पादप प्रजनन विज्ञान भी है। तो हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, वैज्ञानिक विधियों से हम पौधे की उपज को बढ़ाते हैं। तो कला भी है और विज्ञान भी है। यहाँ पे प्लांट ब्रीडिंग के कुछ और एम्स को हम डिस्कस कर रहा हूँ। जैसे प्लांट ब्रीडिंग का एम इम्प्रूवमेंट है डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, ताकि हम जो डिजायरेबल इकोनॉमिकल या इकोनॉमिकल हमको एक प्लांट टाइप मिल जाए। जनरली जो है सक्सेसफुल वैरायटी वो होती है जिसमें दोनों का बैलेंस होता है, ताकि वो ग्रोवर्स के लिए प्रॉफिटेबल भी हो और दूसरे भी इसके कारण हो
जिसको हम चुनते हैं, चाहे वो उसकी वैल्यू से संबंधित हो सकती है या किसी और दूसरे रीजन से हो सकता है। इसलिए हमको स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स या उद्देश्य वो वैरी करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द क्रॉप एंड रीजन। तो रीजन के हिसाब से ऑब्जेक्टिव्स बदला जा सकता है। जैसे हम अगर हम चारे की फसल को देखें, sorghum एक फसल है जो चारे के रूप में भी काम आती है, खाद्यान्न के रूप में भी काम आती है। अगर हम ऐसे क्षेत्रों का उपयोग देखें जहाँ पे डेयरी एक मुख्य धंधा रहता है, तो वहाँ पे हमको sorghum को चारे के रूप में देखना होगा ताकि चारा खिला के हम अत्यधिक दूध पैदा कर सकें। लेकिन ऐसे क्षेत्र जहाँ पे सूखा पड़ता है, जहाँ पे डेयरी पॉसिबल नहीं है लेकिन वहाँ पे लोगों को जीवन जिंदा रहना है, तो उस कंडीशन में हमको उसको एक अनाज फसल के रूप में देखना होगा और उसका उन्नयन उस प्रकार से करना होगा। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग को डिफरेंट एरोज से समझाया गया है, इसको हम आगे डिस्क्रिप्शन में समझेंगे। पर मुख्यतः यहाँ पे हायर यील्ड, डिजीज रेजिस्टेंस, पेस्ट रेजिस्टेंस, मैच्योरिटी पीरियड में बदलाव, एलिमिनेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस, एक साथ की मैच्योरिटी, फोटो इंसेंसिटिविटी, रेजिस्टेंस टू एबायोटिक स्ट्रेस एंड फ्रूट क्वालिटी, ये इसकी कुछ बेसिक है। यही चीजें हैं, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। हायर यील्ड्स मतलब उच्च उत्पादन क्षमता। यहाँ पे मुख्यतः उत्पादन ही हमारा मुख्य एम है पादप प्रजनन का। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं कि नॉर्मल जो वेराइटीज को छोड़ के आजकल हाइब्रिड वेराइटीज है, संकर किस्में जो हैं इसकी ज़्यादा चलन आ गई है, क्योंकि संकर वेराइटीज नॉर्मल वेराइटीज से 20% ज़्यादा उत्पादन देता है। गुणवत्ता की अगर हम बात करेंगे इम्प्रूव्ड क्वालिटी, तो इम्प्रूव्ड क्वालिटी में हम डेफिनेटली किसी भी क्रॉप की क्वालिटी एक्सपेक्ट को बढ़ाते हैं। जैसे यहाँ पे मिलिंग क्वालिटी, बेकिंग क्वालिटी वीट में हम ध्यान रखते हैं, और जैसे कुकिंग क्वालिटी राइस में। तो ऐसे सभी की क्वालिटीज हो सकती है। ऑयल सीड होंगे तो वहाँ पे हम ऑयल की क्वालिटी, अनसैचुरेटेड फैट्स की क्वालिटी, ओमेगा 3 की क्वालिटी, ऐसी क्वालिटीज को हम वहाँ देखेंगे। डिजीज एंड इंसेक्ट रेजिस्टेंस की बात करें, ये पादप प्रजनन का एक अभिन्न अंग है कि कोई भी वैरायटी जो भी निकलती है उसमें डिजीज, बीमारी और इंसेक्ट मतलब कीट पतंग, उसके लिए नेचुरल जेनेटिक रेजिस्टेंस होना चाहिए। अगर ये रेजिस्टेंस होता है तो किसानों को अलग से दवाइयों का उपयोग नहीं करना पड़ता है, और ये एक सेफ मेथड होता है जिससे हम बायोलॉजिकल कंट्रोल को मेंटेन कर सकते हैं। मुख्यतः यहाँ पे हम दिखाते हैं कि रस्ट इन वीट, जैसे गेहूं में गिरवा की बीमारी होती है, उसका कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। यदि उस पर जेनेटिक रेजिस्टेंस कोई वैरायटी में नहीं है तो वो वैरायटी जो है स्टेबलाइज भी नहीं होगी और वो रिलीज नहीं हो सकती। मुख्यतः चौथा गुण जो है मैच्योरिटी ड्यूरेशन में बदलाव है, क्योंकि हमको पादप प्रजनन में जो अर्ली मैच्योरिंग वैरायटी की आवश्यकता ज़्यादा पड़ती है। अर्ली मैच्योरिंग वैरायटी मतलब अगेती किस्में जो जल्दी आ जाती हैं, कम दिनों में आ जाती हैं। तो ये हमारा एक बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव रहता है ताकि हम जो है फसल चक्र को कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है क्रॉपिंग इंटेंसिटी को हम बढ़ा सकें। एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक जो है सस्य विज्ञान की जो गुण हैं, और मुख्यतः जैसे आप प्लांट की हाइट बढ़नी चाहिए, टेलरिंग्स कलिकाएं निकलनी चाहिए, ब्रांचिंग शाखाएं निकलनी चाहिए, खड़ी होनी चाहिए, ये चीज़ें आवश्यक होती हैं। तो पादप प्रजनन का मुख्य कार्य ये भी है कि एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स को ध्यान में रखते हुए वो किसी भी फसल का प्रजनन करे या तैयारी करे। ड्वार्फनेस जैसे सीरियल्स में एक आवश्यक गुण होना चाहिए, और लॉजिंग रेजिस्टेंस होना चाहिए ताकि वो हम उसको लॉजिंग से बचा सकें, गिरने से बचा सकें। फोटो एंड थर्मो सेंसिटिविटी, फोटो एंड थर्मो सेंसिटिविटी जो है इसके तहत जो है हमको ऐसी वैरायटीज का प्रजनन करना होता है जो कि प्रकाश के प्रति जो है असंवेदी हो और तापमान के प्रति भी असंवेदी हो। इसका मुख्य जो गुण है वो वहाँ पे काम आएगा कि जैसे यदि कोई पर्टिकुलर एरिया जहाँ पे फोटो पीरियड एक स्ट्रिक्ट ड्यूरेशन का हो
वहाँ पे हम दूसरी क्रॉप नहीं लगा सकते। जैसे राइस जो है वो मुख्यतः जो है ट्रॉपिकल रीजन्स में लगती है। ट्रॉपिकल रीजन्स में लगने का कारण ये है कि वहाँ पे एक हाई फोटो पीरियड की लाइट आती है, तो उस हाई पीरियड फोटो पीरियड की लाइट में जो है राइस की फ्लावरिंग हो जाती है। लेकिन अगर हम राइस को टेम्परेट रीजन्स में लगाना चाहें तो वहाँ पे राइस उतनी प्रोड्यूस नहीं आती है और ख़ास करके फ्लावरिंग की भी प्रॉब्लम होती है। तो उस कारण से जो है हमें उस क्रॉप को फोटो इनसेंसिटिव बनाना होगा, असंवेदी बनाना होगा, जिससे वहाँ पे उसकी फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग साइकिल आ सके। उसी तरीके से यदि हम टेम्परेचर सेंसिटिविटी की बात करें तो गेहूँ की जो क्रॉप है, गेहूँ थर्मोसेंसिटिव है, मतलब उसको लो टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। तो यदि हम उसको लो टेम्परेचर में ही चाहेंगे हो तो फिर वो ट्रॉपिकल एरियाज में यील्ड नहीं दे पाएगी और वहाँ पे फ्लावरिंग की समस्या बनी रहेगी। तो उस तरीके से अगर उसको भी हम सेंसिटिव बनाते हैं तो डेफिनेटली हम उसको ऐसे क्षेत्रों में ट्रॉपिकल रीजन्स में भी लगा सकते हैं, सब ट्रॉपिकल में, जहाँ पे वीट की एक अप्रोक्सीमेट यील्ड हमको मिल सके। तो इस तरीके से ये एक बहुत बड़ा एक ब्रीडिंग अचीवमेंट होता है। और आज के समय में अगर आपको एक एग्जांपल बताऊं, मक्का, मेज एक ऐसी क्रॉप है जिसके लिए आज कोई सीजन बार ही नहीं है। मीन्स टू से उसको आप कहीं भी कभी भी लगाएंगे वो आपको क्रॉप बना के देगा। तो वो एक बहुत बड़ा ब्रीडिंग अचीवमेंट है और लगभग आजकल इस एक मेन ऑब्जेक्टिव ये रहता है ताकि हम ऐसे फोटो इंसेंसिटिव जीन्स को लोकेट कर सकें जिससे हमको फोटो इंसेंसिटिविटी गवर्न हो सके। नाउ यहाँ पे एक आपको देखिए कि सम फोटो पीरियड वीट में जो है फोटो पीरियड इंसेंसिटिविटी दो जीन्स की वजह से है, PPD1 और PPT2, जो कि पॉलीमेरिक जीन एक्शन शो करते हैं। सिंक्रोनस मैच्योरिटी, इसका मतलब होता है कि एक समय पे पकना, एक समय पे पकन कह सकते हैं या मैच्योरिटी कह सकते हैं। तो ये बहुत आवश्यक होता है ऐसी क्रॉप जो कि दलहनी होती है, बिगनर एरिएटा है, जहाँ पे जनरली अगर ये नहीं होती है तो वहाँ पे बहुत सारी तोड़ाई की आवश्यकता पड़ती है। बार बार तोड़ाई करा नहीं सकता किसान, उसका इकोनॉमिकल बैलेंस बिगड़ जाएगा और क्रॉप की साइकिल भी बिगड़ने के चांसेस रहते हैं, क्रॉप की क्वालिटी बिगड़ सकती है। तो ये हमारा एक गुण होना चाहिए कि हमको डिटर्मिनेट ग्रोथ और डिटर्मिनेट मैच्योरिटी, सिंक्रोनस मैच्योरिटी की हमारे पास में गुण होने चाहिए। नॉन शैटरिंग मैंने शुरू में डिस्कस किया कि बहुत ज़रूरी गुण है। आर्ट में हम देखते हैं कि हमको ऐसी फलियाँ या ऐसे जीनोटाइप मिलने चाहिए जो कि शैटर नहीं करते हैं, झड़ते नहीं हैं, तो हम उस फसल के नुकसान को बचा सकते हैं और ज़्यादा उत्पादन ले सकते हैं। डिटर्मिनेट ग्रोथ मीन्स टू से एक समय तक ही उसकी बढ़वार होनी चाहिए। तो डिटर्मिनेट ग्रोथ किसी वैरायटी पे बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वो हमेशा ग्रोथ पे रहेगी और उसकी मैच्योरिटी आने में काफ़ी समय लगेगा। तो ये जनरली दलहनी फसलों में हम देखते हैं कि डिटर्मिनेट ग्रोथ आवश्यक होती है, जैसे मूंग में, पिजंती में और कॉटन में। क्योंकि यदि इनमें डिटर्मिनेट ग्रोथ नहीं होगी तो आप इस पे पानी देते रहिए, ये फूलता रहेगा, फलता रहेगा, तो कभी हम इसको फाइनल कटिंग नहीं ले पाएंगे। इसलिए डिटर्मिनेट ग्रोथ जरूरी है। 10th जो है डोरमेंसी। डोरमेंसी बहुत आवश्यक गुण है क्योंकि बीज निंद्रा होनी चाहिए। यदि बीज निंद्रा नहीं होगी तो जो बीज है वो उसी पे ही फसल पे लगे लगे भी जर्मिनेट कर जाएंगे और उससे हमारी क्वालिटी लॉस हो जाएगी। जैसे मूंग में हम देखते हैं, मूंग में, बार्ली में, ऐसे बहुत सारी फसलों में देखते हैं कि खड़ी फसल में एक बारिश पड़ती है और उसमें बीज जर्मिनेट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा गुण है कि हमको ऐसी आवश्यकता होनी चाहिए कि हम ब्रीडिंग करें तो ऐसा कुछ ट्रांजिएंट डोरमेंसी हम उसमें डेवलप कर सकें ताकि वो कहना चाहिए कि लंबे समय तक उसको रोक सके ग्रो जर्मिनेशन को। मॉइस्चर स्ट्रेस एंड सॉल्ट टॉलरेंस उसका एबायोटिक स्ट्रेस का गुण है। इसके तहत जो है ऐसी वेराइटीज का डेवलपमेंट होना आवश्यक है जो रेन फेड एरियाज में हम लगा सकें, सलाइन सॉइल्स में लगा सकें और क्रॉप रोटेशन को बढ़ा सकें। क्योंकि इंडिया का जो मेजर पोर्शन है, 70% ऑफ क्रॉप एरिया, वहाँ पे कैल्शियम की समस्या है और 7 से 20 मिलियन हेक्टेयर जो है वो सॉल्ट अफेक्टेड है। तो ऐसे एरियाज के लिए हमको ऐसी वैरायटी जो कि मॉइस्चर स्ट्रेस और सॉल्ट टॉलरेंस रेजिस्टेंट हो वो बहुत ही कारगर साबित होगी।
कुछ यहाँ पे टॉक्सिन्स की बात है, रिमूवल ऑफ टॉक्सिन्स की बात है। तो 12th है एलिमिनेशन ऑफ टॉक्सिन्स। टॉक्सिन्स मीन्स टू से ऐसे जो हार्मफुल केमिकल्स कह सकते हैं या जहरीले कुछ पदार्थ हो सकते हैं जो हमारे सेहत के लिए हानिकारक होते हैं। तो कुछ एग्जांपल है, जैसे खीसरी जो दाल है लेथारिस सैटाइवस, उस पे कुछ न्यूरोटॉक्सिन्स होते हैं जो कि हमारे न्यूरॉन्स के लिए टॉक्सिन्स का काम करते हैं, जैसे बीटा एंड ऑक्सल अल्फा बीटा डाई एमिनोप्रोपेनिक एसिड, जिसे हम BOAA कहते हैं। इसको खाने से जो है लोअर लंग्स में पैरालिसिस या गठिया की बीमारी हो जाती है। सामान्यतः ब्रासिका ऑयल जो है उसमें भी इरूसिक एसिड जो होता है जो कि ह्यूमन हेल्थ के लिए बहुत ही हार्मफुल होता है। तो अगर हम ब्रीडिंग के माध्यम से ऐसे टॉक्सिन्स को प्लांट प्रोडक्ट से कम कर सकें या टोटली एलिमिनेट कर सकें, तो डेफिनेटली हम जो है ब्रीडिंग के माध्यम से उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू को बढ़ा सकते हैं। और अदर्स कुछ और गुण हैं, जैसे मैंने आपको मिर्च के बारे में बताया कि अब तो खैर वो किसी सीजन की क्रॉप ही नहीं रह गई है। हम ना उसे खरीफ कह सकते हैं, ना रबी कह सकते हैं, ना ज़ैद कह सकते हैं। इट इज़ एन एवर एवर सीजन क्रॉप हम इसको कह सकते हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ चैलेंजेस के बारे में बताता हूँ कि प्लांट ब्रीडिंग के लिए क्या चैलेंजेस हैं। जैसे पहला देख सकते हैं कि सीजनल चेंजेस इन टेम्परेचर एंड मॉइस्चर कंडीशन। लगातार जो आज का समय बदल रहा है उसकी वजह से ड्रॉट रेजिस्टेंस हमारा एक मेन चैलेंज है कि हमको जो है रेजिस्टेंस टू एनारोबिक एंड फ्लडिंग कंडीशन के वैरायटीज डेवलप करनी पड़ेंगी। दूसरा चैलेंज है वेरिएशन इन ओवर विंटरिंग कंडीशन। जितनी गर्मियाँ पड़ रही है उतनी ठंडी पड़ रही है, तो उसके लिए वैरायटीज में कोल्ड हार्डनिंग रेजिस्टेंस ऑप्टिमाइजेशन ऑफ ग्रोथ सेशन टाइम ऐसी आवश्यकता पड़ रही है। तो ये भी एक ब्रीडिंग को आवश्यकता है कि ऐसी वैरायटी डेवलप करें। रेजिस्टेंस टू स्नो मोल्ड्स भी एक प्रॉब्लम है कि स्नो एरिया है वहाँ पे स्नो मोल्ड्स की समस्या आ रही है, तो फ्रोस्ट ब्रीडिंग की आवश्यकता पड़ रही है। और न्यू पेस्ट एंड डिजीज, क्योंकि जितनी ज़्यादा क्लाइमेटिक कंडीशंस वेरी होती हैं उतनी ही ज़्यादा पेस्ट और डिजीज के डिफरेंट इकोटाइप्स प्रोड्यूस हो रहे हैं जो कि कंटिन्यूसली जो है रेजिस्टेंस को ब्रेक डाउन कर रहे हैं। इसलिए हमको कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता पड़ती है ताकि वेराइटीज़ को हम एक अच्छी क्वालिटी दे सकें। वेदर के कुछ एक्सट्रीम्स हैं जैसे रेन स्टॉर्म्स या स्ट्रॉ का स्टिफनेस हो जाना, रॉबस्ट प्लांट का आर्किटेक्चर जो है, तो ये जो आवश्यकता है या कहना चाहिए कमियां हैं इनको दूर करने की आवश्यकता है ताकि हम चैलेंजेस को कोप अप कर सकें। इंक्रीजिंग प्रेसिपिटेशन लेट सीजन एट रैपनिंग, ये बहुत बड़ी समस्या आ रही है कि जैसे ही फसल जो है वो पकने के समय में आती है उसी समय में बारिश अगर हो जाती है लेट सीजन में, तो उस समय आपकी क्वालिटी पूरी डिटेरियोरेट हो जाती है। इस फिगर में हम देख सकते हैं कि इस डाली से न्यू प्लांट्स निकल रहे हैं, तो ये एक प्रॉब्लम है। और जब वो डाउन होगा पानी गिरेगा उसी समय फिर वो यही सब नहीं बढ़ेगा। इसके साथ में आपके जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है फंगस है अगर उसके आसपास होंगे तो वो भी डिटेरियोरेट करेंगे और डेवलपमेंट शुरू कर देंगे। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है प्लांट ब्रीडिंग के लिए। नाउ अब आप कुछ इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर्स जो कि कंसल्टेटिव ग्रुप ऑफ इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च के द्वारा स्थापित किए गए हैं, इसकी जानकारी आपको होनी आवश्यक है। जैसे सीएट कहते हैं, इंटरनेशनल सेंटर फॉर ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर कोलंबिया में है। तो जितने भी ट्रॉपिकल क्रॉप्स हैं उसके लिए रिसर्च सेंटर है। सिफॉर सेंटर फॉर इंटरनेशनल फॉरेस्ट्री रिसर्च, तो फॉरेस्ट से संबंधित चीज़ों के लिए यहाँ पे इंडोनेशिया में वर्क होता है। सिमिट बहुत फेमस है, इंटरनेशनल सेंटर फॉर मेज एंड क्रॉप वीट इम्प्रूवमेंट सेंटर मैक्सिको में है। तो मेज और जो वीट रेडिकेल इन सब पे कार्य होता है वहाँ पे। CIP इंटरनेशनल सेंटर फॉर पोटैटो, पोटैटो पेरू पे लीमा पेरू कहते हैं। इकाडा इंटरनेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च इन ड्राई एरियाज, प्रेजेंटली ये बेरूत लेबनान में है लेकिन इसका मेन सेंटर एक एलेप्पो सीरिया में इसका मेन सेंटर है, बट बिकॉज ऑफ द डोमेस्टिक वायलेंस एट सीरिया द सेंटर इज टेम्पोरली शिफ्टेड टू बेरूत लेबनान। इक्रिसेट इंडिया में सिचुएटेड है जो सेमी एरिड ट्रॉपिक्स में के पे कार्य करता है। जितने भी सेमी एरिड क्रॉप्स होती हैं जैसे अरहर हो गया, पल्सेस हो गया, सॉर्गम हो गया, तो इन सब पे कार्य यहाँ पे किया जा रहा है। IFPRI इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट वाशिंगटन DC में है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर, सो दिस इज इबादान नाइजीरिया में है। लाइफ स्टॉक रिसर्च इंस्टीट्यूट इंटरनेशनल केन्या में है। और इंटरनेशनल प्लांट जेनेटिक रिसोर्स इंस्टीट्यूट
इटली में है, इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट श्रीलंका में है, वार्डा वेस्ट अफ्रीकन राइस डेवलपमेंट एसोसिएशन लाइबेरिया में है, एंड वर्ल्ड एग्रो फॉरेस्ट्री सेंटर इक्राफ केनिया में है, एंड वर्ल्ड फिश सेंटर मलेशिया में है. So these are the main international centers, and these are the pics of centers located in different locations. So that is all about introduction to plant breeding. Thanks.